डिवीजन जो कि चैप्टर नंबर 10 है, ये हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या होता है कि सेल कैसे डिवाइड करता है, सेल साइकिल क्या होता है, कैसे डिवीजन होता है, कैसे माइटोसिस होता है, कैसे मियोसिस होता है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है? तो एक इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा जानकारी है, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इस सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है, किसमें कांस्टेंट होता है, किसमें इंक्रीज करता है, किसमें डिक्रीज करता है। ठीक है? तो डीएनए कांस्टेंट जो होता है, जी1 और जी2 फेज में डीएनए कांस्टेंट होता है, जबकि इस फेज में चूंकि रेप्लिकेशन होता है, तो यहाँ से डीएनए का कंटेंट जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है? तो 2C से 4C होता है। फिर एम फेज में, माइटोटिक फेज में जो होता है 4C से 2C हो जाता है, फिर से दोबारा। तो यहाँ डिक्रीज करता है, यहाँ कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है, यहाँ इंक्रीज करता है। बस ये ध्यान में रखें। डीएनए जो है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन बनाता है, क्रोमेटिन जो है कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्या होता है कि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होता, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है, ये माइटोसिस। ठीक है? तो कोई भी चीज है, एक सिंगल सेल है तो वो डायरेक्ट डिवीजन करके दो सेल बना लेगा। अब इस पूरे पैराग्राफ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। ऑल सेल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू टू, मतलब एक सेल जो होता है वो दो सेल में डिवाइड करता है, इसी तरीके से सभी सेल बनता है। और जो पेरेंट सेल होता है उससे फिर प्रोजेनी, डॉटर सेल वगैरह बनता है। ठीक है? ये पूरे सेक्शन से यही, इससे खासा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है? अब बात करते हैं कि सेल साइकिल होता क्या। ओके? तो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, मतलब अगर डिवीजन हो रहा है सेल का तो डीएनए रिप्लिकेशन होगा और सेल का ग्रोथ भी होगा। ठीक है? यानी कहने का मतलब ऑल दीज प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ जो होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में चलता रहता है। कोऑर्डिनेटेड वे में हमारे बॉडी में, हमारे सेल में चलता रहता है। ठीक है? इसी सीक्वेंस को, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, वो अपने जीनोम मतलब डीएनए क्रोमोसोम वगैरह को डुप्लीकेट करता है, बनाता है। सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल, दूसरे भी कंस्टिट्यूट होते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह होता है, ऑर्गेनिक वगैरह होता है, इन सबको भी बनाता है। और एट लास्ट जो है, एट लास्ट डिवाइड्स इनटू टू, डॉटर सेल में अगर बदल जाता है तो उसी को सेल साइकिल कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेल ग्रोथ जो होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीजमेंट होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो हमेशा चलता रहता है। मतलब अगर हम जैसे माइटोसिस स्टार्ट होता है, वो पूरे से पूरे चलता ही रहेगा। ठीक है? पूरे साइकिल में सेल का ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन है जो है, वो सिर्फ एक ही स्टेज में होता है, जो कि एस फेज होता है। ठीक है? अब ये सारा जो सेल साइकिल का प्रोसेस है, ये सारा का सारा अंडर जेनेटिक कंट्रोल में होता है, मतलब जेनेटिक कंट्रोल में होता है। ठीक है? इसको जीन जो है वो कंट्रोल करता है बहुत, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड वे में ये चलता है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ, ऐसा नहीं है। वो कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सेल साइकिल का पूरा डिफिनीशन पूछ सकता है, डीएनए सिंथेसिस कौन से स्टेज में होता है ये पूछ सकता है। यहाँ से सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ का कैसे होता है, ये मतलब ये तीन प्रोसेस जो है, इसको इसके बारे में पूछ सकता है। और आपसे जेनेटिक कंट्रोल में है या नहीं है इसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल। द यूकेरियोटिक सेल जो होता है वो 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर लेता है। ठीक है? अब ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो होता है, ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, सेल टू सेल भी वेरी करता है। जैसे कि ईस्ट जो है वो 90 मिनट्स में लगभग 1.5 घंटे में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ से ये तीन क्वेश्चन आपका बनेगा। अब सेल साइकिल जो होता है दो फेज में, दो बेसिक फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला तो होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज कहते हैं। अब एम फेज क्या होता है कि एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। एम फेज में माइटोसिस होता है। ठीक है? जबकि इंटरफेज जो होता है दो माइटोटिक फेज के बीच का, मतलब कि फेज होता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट है 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल ह्यूमन सेल का। ठीक है? जिसमें से कि सेल डिवीजन जो होता है प्रॉपर लास्ट ओनली हाफ एन आवर, मतलब वो 30 मिनट ही चलता है। बाकी जो ड्यूरेशन होता है वो इंटरफेज में 95% जो होता है इंटरफेज में होता है। ये नीट पी बाई क्यूज है, ये भी नीट पी बाई क्यूज है, ये भी नीट पी बाई क्यूज है, ये सब भी नीट पी बाई नीट पी बाई क्यूज है। ठीक है? द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म को डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
क्वेश्चन आता है, ये सब कवर हो जाएगा। जैसे जीवन फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होता है, ऑर्गेनली भी डबल होता है, ठीक है। डीएनए डैमेज अगर रहता है तो वो भी रिपेयर होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, ताकि इंजाइम बनाता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो जो होता है डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस तो उतना ही रहता है, तो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये रेशियो। अब G2 फेज के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जीवन के फेज के बारे में हो गया, ये 2C अमाउंट रहता है, यहाँ पे टाइम लगेगा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले होता है G1, उसके बाद S होता है, उसके बाद G2 होता है, उसके बाद M फेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, आया हुआ क्वेश्चन। अब इस फेज के बारे में करते हैं। सबसे पहले तो इसमें डीएनए रिप्लिकेशन है, ये क्वेश्चन ना जाने कितना बड़ा है। सेंट्रियोल डबल हो जाएगा, हिस्टोन भी डबल हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चार लाइन आपका सारा क्वेश्चन, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, ये सब बन जाएगा। जबकि G2 फेज का अगर बात करते हैं तो इसमें सेंट्रोजोम डबल होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है और ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है। एम फेज के लिए प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद एम फेज हमारा स्टार्ट होता है। एम फेज का जो फेज होता है ये अलग से ही बांटा गया है 4 फेज, जिससे सबसे पहले प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस जीवन फेज। जीवन फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जीवन फेज जो होता है वो एम फेज और एस फेज के बीच का फेज होता है, ठीक है, तो यही बोला हुआ है। जीवन फेज में क्या होता है कि सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। हालांकि इसमें डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए रिप्लिकेशन किस में होता है? सिंथेसिस फेज में, जिसको एस फेज हम लोग कहते हैं, उसमें डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए पर सेल जो होता है डबल हो जाता है। मतलब अगर अमाउंट है तो 2C है पहले से, तो अब इंक्रीज होकर 4C हो जाएगा। किस फेज में? एस फेज में। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। However, there is no increase in the chromosome number। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, टेस्ट वगैरह में आपको कुछ जगह बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता, कोई भी इंक्रीज नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि इस फेज में डीएनए का जो होता है 2C से अमाउंट 4C हो जाता है। बस यहाँ पे ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। If the cell had haploid or 2n number of chromosome at G1 even after S phase भी होता है तो वही सेम रह जाता है, क्रोमोसोम मतलब 2n ही होता है, ठीक है। अभी इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S phase डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये ध्यान रखना। एस फेज के दौरान क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन सेंट्रियोल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। अब G2 phase में क्या होता है? प्रोटीन्स वगैरह बनता है ताकि वो माइटोसिस करवा सके। सेल ग्रोथ तो होता ही रहता है, सेल ग्रोथ ऑलवेज होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ मोलिकुलर डीएनए आरएनए से भी ये क्वेश्चन होता है। रिप्लिकेशन फर्स्ट इन यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है, यूक्रोमेटिन में रिप्लिकेशन पहली बार होता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स में क्या, ओनियन रूट टिप सेल जो होता है उसके पास 16 क्रोमोसोम होता है। ध्यान में रखें क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, एनटीए पे कोई भरोसा। अब एनिमल्स में क्या होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवीजन करते नहीं है, अपने थ्रू आउट लाइफ में डिवीजन नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ट सेल और न्यूरॉन, ये सब जो होता है डिवीजन नहीं करता है। माइटोसिस किस लिए जरूरी है? तो इंजरी हो गया, सेल डेथ हो गया, तो ये सब में माइटोसिस जरूरी होता है, ठीक है। हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ की वजह से लॉस्ट कर जाता है, इसको रिप्लेस करने के लिए जरूरत है, ठीक है। अब दीज सेल एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो इंजरी की वजह से, सेल डेथ की वजह से मतलब गायब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसको फिर से बनाने के लिए फिर से बनाना, ठीक है। तो सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट, जो डिवाइड नहीं करते हैं वो जीवन फेज में चले जाते हैं। एग्जिट मतलब जीवन फेज से नहीं जाते, ठीक है। टू इंटर एंड इन एक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज और जी नॉट, क्वेसेंट स्टेज को जी नॉट ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं। मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं डिवाइड करते हैं, वो एक रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं, जिसको क्वेसेंट और जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं। इस फेज में क्या होता है कि सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, लेकिन जब तक उसको कहा नहीं जाए वो रिप्लिकेट नहीं होगा, ठीक है, वो आगे फर्दर नहीं जाएगा जब तक उसको ना कहा जाए। यहाँ से बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन बनता है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव और नॉट इनएक्टिव पूछ देगा, तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन फेज में इनएक्टिव होता है, तो यहाँ नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन जब तक उसको कहा नहीं जाए वो काम आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है जी नॉट फेज। अब बात करते हैं यहाँ पे इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। एनिमल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है, मतलब माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि माइटोसिस जो होता है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में होता है, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपसे ये बनता है जी नॉट फेज का, यहाँ से बनता है पूरा एक सेंटेंस दे सकता है, या फिर पूरा मतलब लाइन दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, सिंगल लाइन भी पूछ सकता है, यहाँ हम लोग ध्यान रखें। अब एम फेज जो होता है मतलब माइटोटिक फेज जो होता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, ये क्वेश्चन आएगा। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कौन है सेल साइकिल का? तो एम फेज का, ठीक है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, आइए देखो।
Since the number of chromosome in the parent and progeny cells in the same is also called equational division. इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है पेरेंट और प्रोजेनी का सेम होता है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, इसका जो होता है 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेज होता है, मतलब माइटोटिक फेज जो होता है इसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। मतलब सेल डिवीजन जो है वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कहीं रुकने टुकने वाला प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन रुकवा दिए 10 दिन चला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉ, और हम लोग बिल्कुल क्लियर कट लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोफेज को हम अलग कर देंगे, बिल्कुल एकदम अलग कर देंगे कि हाँ ये इतने से इतने पीरियड ठीक कर लें, नहीं ऐसा नहीं है। इंटरफेस को हम अलग कर देंगे, जीवन को नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर कट लाइन हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आकाश का और एलन के टेस्ट में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ खासा ध्यान रखें। अब बात करते हैं 4 स्टेज होता क्या है। तो सबसे पहले तो प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। अब अकॉर्डिंग टू टाइम अगर बात करते हैं तो पीटीएम में होता है। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन हाँ ठीक है ध्यान रख सकते हैं। पीटीएम में होता है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज में लगता है, उसके बाद टीलोफेज में, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेज जो है, मतलब प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या क्या होता है। तो प्रोफेज जो है वो माइटोसिस फेज का पहला स्टेज, ठीक है। प्रोफेज माइटोसिस फेज का पहला स्टेज है। फॉलोज द एस फेज एंड जी2 फेजेस ऑफ द इंटरफेज। मतलब सबसे पहले तो एस फेज होगा, उसके बाद जी2, उसके बाद प्रोफेज में इंटर कर जाता है, ठीक है। इन द एस एंड जी2 फेजेस द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरफेज। कहने का मतलब जो एस फेज और जी2 फेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, वो आपस में इंटरवीन होता है, मतलब आपस में ऐसे ऐसे उलझा हुआ है। अब यही क्या होता है कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज कैसे हम लोग पहचानेंगे कि प्रोफेज है? तो प्रोफेज कैसे मार्क्ड होता है कि इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोमल जो मटेरियल है, जो डीएनए है, उसका कंडेंसेशन होने लगता है, ठीक है। कंडेंसेशन होने लगता है। अब क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। वो कंडेंस होके बिल्कुल एकदम बना लेगा गुच्छा टाइप का करके, ठीक है। अब द सेंट्रियोल व्हिच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब क्या होता है, एक सर्कल में अगर सेल है तो सेंट्रियोल जो एस फेज में बना, ठीक है, यहाँ भी देखिए वो लाइन यहाँ पे, सेंट्रियोल जो एस फेज में बना था इंटरफेज का, वो अब क्या करने लगता है कि सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। मतलब 2 सेंट्रियोल है तो एक सेंट्रियोल अपोजिट पोल के दोनों अलग अलग पोल की तरफ मूव करने लगता है। अब प्रोफेज कंप्लीट हो गया, हम लोग कैसे पहचानेंगे? द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज मार्क्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स। कैसे पहचानेंगे कि प्रोफेज कंप्लीशन हो गया? तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है, डीएनए क्रोमेटिन वगैरह जो होता है, वो कंडेंस होकर बिल्कुल एक क्रोमोसोम बना देता है। Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है और बीच में सेंट्रोमियर से अटैच होता है। बिल्कुल लाइन ध्यान में रखना। अब इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूब्यूल्स, द प्रोटीनियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। मतलब माइटोटिक apparatus बना लेता है, माइटोटिक स्पिंडल बना लेता है, ये सब जो होता है इस प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब प्रोफेज जो स्टेज होता है उसमें अगर कुछ प्रोसेस चल रहा है तो इस सब में माइटोटिक स्पिंडल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनियस कंपोनेंट जो होता है हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोफेज के अंत तक क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है, प्रोफेज के अंत तक क्या हम लोग कैसे पता लगा? डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पता चलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पता चलेगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप सब गायब हो जाता है, ठीक है, सब का सब गायब हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ देखिए प्रोफेज जो है इस तरह से, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह गायब होने लगा, यहाँ क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है, तो ये हम लोग ध्यान रखें। मेटाफेज में क्या होता है? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्रोफेज का स्टेटमेंट है या मेटाफेज या एनाफेज। तो कंप्लीट जो डिसइंटीग्रेशन है न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप जो पूरी तरह गायब हो जाता है, उसका इंडिकेशन है कि हमारा सेकंड फेज माइटोसिस का स्टार्ट हो चुका है। Hence the chromosome are split throughout the cytoplasm। चूंकि न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया तो क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में ही आ जाएगा, बस यहाँ ध्यान रखना। अब यही वजह है कि जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। अब यही मेटाफेज ही स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग मोस्ट इजीली स्टडी कर सकते हैं नीट पीवाईक्यूज। मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ रहता है, जो कि बीच में सेंट्रोमियर से अटैच होता है, और सेंट्रोमियर के ऊपर भी एक डिस्क शेप, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं, ध्यान में रखना। अब काइनेटोकोर क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट होने में मदद करता है। काइनेटोकोर द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर क्या है कि वो एक साइट है स्पिंडल फाइबर को अटैच होने के लिए, ठीक है। अब इस यही जो है hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at dichotomy with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to a spindle fibers from one pole of this connected by the connector to opposite pole.
सेल जैसे ऐसे हो जाएगा, कहने का मतलब ये इक्वेटोरियल प्लेट बना लेगा, यहाँ पे इक्वेटर होगा, यहाँ स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, अपोजिट पोल की तरफ ऐसे ऐसे अटैच होता है। इसी को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, मतलब प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। अब इसका जो की फीचर है वो क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स नॉट सेंट्रोमियर। ठीक है, फ्लो में पढ़ लेंगे, हमको लगेगा सही है, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता, काइनेटोकोर से अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टफ कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपका एलिन का और आकाश का मॉड्यूल में या फिर टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट। यहीं पे मेटाफेजिक प्लेट इसी तरह से बना लेता है। तो ये तो हो गया कि शुरुआती अर्ली मेटाफेज हो गया, और यहाँ जो है वो मेटाफेज कंप्लीट होने पे है तो लगभग मेटाफेजिक प्लेट जो होता है बना लेता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एनाफेज क्या होता है। ठीक है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड्स आर now referred to as chromosome of the featured daughter nuclei begin their migration towards the up two opposite poles as कहने का मतलब इसमें जो होता है एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट करता है। ठीक है, और दो डॉटर क्रोमेटिड्स बना लेता है, बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और ये अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है। यहाँ जो क्रोमेटिड है ये सिंगल सिंगल एक एक टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, एक एक क्रोमेटिड ये अपोजिट पोल की तरफ आने लगेगा। ठीक है, यही एनाफेज में होता है। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द, अब चूंकि ये खींचेगा तो एक एल शेप्ड का बनता है। ठीक है, एल शेप्ड का बनता है कि एक लीडिंग बिहाइंड, लीडिंग एज होता है, ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब कोई भी चीज बीच से पकड़ के हम लोग हवा में खींचेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, बस वही चीज होता है यहाँ क्रोमेटिड के साथ। अब एनाफेज स्टेज जो होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। इस फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। ये दो इवेंट है, इसी को ध्यान में रखना। अब क्रोमोसोम एक स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अब आता है हम लोग चौथा जो कि टीलोफेज होता है, लास्ट फेज होता है। टीलोफेज में क्या होता है कि वो अपने अपना अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है और अपना इंडिविजुअलिटी लूज कर देता है। ये लाइन ध्यान में रखना है, डी कंडेंस हो जाता है और वो इंडिविजुअलिटी अपना लूज कर देता है। ठीक है, अब the individual chromosome can no longer be seen and chromatin material tends to collect in mass in the two poles, मतलब टू पोल्स पे एक मास की तरह हो जाएगा। ठीक है, एक मास की तरह हो जाएगा टीलोफेज। अब देखते हैं कि टीलोफेज में होता क्या क्या। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। उसका आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है, क्रोमोसोम जो होता है अपोजिट स्पिंडल पोल्स की तरफ चला जाता है। न्यूक्लियर मतलब फिर से बन जाता है, जो भी ऑर्गेनी वगैरह गायब हुए थे वो सब दोबारा रिफॉर्म हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं। हाई लेवल ऑफ वायरिंग यही टीलोफेज में ही होता है। यहाँ देखिए एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिड सेपरेट हो गया ना, ये आ गया अपोजिट पोल की तरफ, अब एक मास की तरह दोनों पोल की तरफ बन गया। अब क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस होगा, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। अब चूंकि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, अब हम लोगों को करना है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तब जाके हमारा डॉटर सेल बन जाएगा। तो उसको साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब एनिमल सेल में क्या होता है ना कि फ्यूरो फॉर्मेशन के दौरान होता है। अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्यूरो ग्रेजुअली डिफेंस एंड एंडली जॉइंट्स एट द सेंटर, डिवाइड द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। एनिमल सेल में क्या होता है कि बीच से ऐसे सिकुड़ता जाता है और वो एक तरह से मतलब बीच से ऐसे ऐसे प्लाज्मा में सिकुड़ गया, फ्यूरो फॉर्मेशन कर लिया, और वो दो अलग लास्ट में अंतिम जाके दो पोल मतलब दो अपोजिट एंड जो होता है उसका ज्वाइन कर देता है और वो दो डॉटर सेल बना देता है। ठीक है, तो ये एनिमल सेल में हो गया। प्लांट सेल में क्या होता है, उसके पास तो सेल वाल होता है, उसको तो हम लोग उस तरह से नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है ना, इनएक्सटेंसिबल सेल वाल होता है। तो एनिमल सेल की तरह तो उसको नहीं कर सकते कि बीच से ऐसे दबा दिया, उसको दो ज्वाइन कर दिए, दो हमारा बन गया, तो ऐसे नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, अलग तरीके से होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि बाल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर, सेल के सेंटर से स्टार्ट होता है बाल का फॉर्मेशन होना, और वो बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, वो क्या जाता है, बाहर की तरफ जाता है, और बाहर की तरफ जाके वो साइड बाय साइड से जुड़ गया। अब न्यू सेल वाल फॉर्मेशन हो जाता है, और वही सेल प्लेट कहते हैं, जो बीच से जाके बना ना उसी को सेल प्लेट कहते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। सेल प्लेट जो बना उसी को मिडिल लैमेला कहते थे। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल ध्यान में रखना। At the time of cytoplasmic division, organelle like mitochondria plastid get distributed between the two daughter cells। मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो वहां पे जो ऑर्गेनली वगैरह होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड न्यूक्लियस वगैरह जो होता है वो मतलब दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, दोनों सेल में चला जाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। यही वजह होता है कि वो सिनकाइंटियम स्टेज होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं लिक्विड एंजियोस्पर्म कोकोनट, कोकोनट का जो पानी होता है वो एक सिनकाइंटियम, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, इसलिए लगभग उसको पीने के लिए कहा जाता है। याद रखिए, इस तरह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो क्लीविएज जो होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, मतलब आउटर से लेके इनर होता है, जबकि सेल प्लेट जो होता है इनर से लेके आउटर होता है, इससे सेंट्रीफ्यूगल होता है। ओके, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना।
अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, मतलब माइटोसिस किस लिए होता है या फिर इसका फायदा क्या है। देखो, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, डिप्लॉयड सेल में होता है, ठीक है। इन सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट अप्लाइड सेल में भी माइटोसिस होता है, ठीक है। कुछ लोअर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें अप्लाइड सेल में माइटोसिस होता है, या फिर कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं जिसमें अप्लाइड सेल में भी माइटोसिस होता है, जैसे कि हम लोग हनी बी का केस देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ यही काइनेटोकोर है, इससे यहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ये सेंट्रोमियर है, और ये तो क्रोमेटिड आपका होंगे, ठीक है। तो माइटोसिस इसलिए जरूरी है, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक, मतलब क्लोन, एक तरह से क्लोन सेल बनाने में मदद करता है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका ग्रोथ कैसे होता है, तो माइटोसिस के वजह से ही होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के रेशियो को डिस्टर्ब करता है। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू, यही वजह है सेल डिवीजन जो होता है, सेल ग्रोथ जो होता है, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के रेशियो को डिस्टर्ब करता है। यही वजह है, ये जरूरी हो जाता है कि उसके जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग माइटोसिस करते हैं, ठीक है। अब सेल का रिपेयर भी होता है, जैसे माइटोसिस जो होता है सेल रिपेयर भी करता है, कट छिल गया तो वहां पे भी रिपेयर करने में मदद करता है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस अगर डैमेज हो गया तो उसको बनाने में मदद करता है। लाइनिंग ऑफ द गट का डैमेज हो गया तो उसको ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। माइटोटिक डिवीजन जो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता है, जो कि एपिकल ग्रोथ और लेटरल कैम्बियम में होता है, जो कि उसके कंटिन्यूअस प्लांट्स की कंटिन्यूअस ग्रोथ में मदद करता है। ये सारा आपका है। देखिए, इसमें अगर एक बार आप समझ गए कि माइटोसिस से क्या क्या होता है, तो यहाँ से जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं बन जाए। और क्वेश्चन आता है